नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। जैसा कि हम मध्यकालीन भारत की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने राजपूत वंश और भारत में मुस्लिम आक्रमणों और उनके संघर्षों को बताया। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द दिल्ली सल्तनत। तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली सल्तनत में हमको सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, इतिहासकार प्रथम सुल्तान मोहम्मद गौरी को ही मानते हैं। हालांकि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं की, उसने ज़रूर दिल्ली को जीत लिया था, लेकिन वो शासन गौर राजवंश से ही करता था, बाहर से, अफगानिस्तान से। और भारत के प्रदेशों की जिम्मेदारी उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर जो है शासक के रूप में वो ऐबक है, लेकिन इसने सुल्तान की पदवी ली नहीं। ये अपने आप को दास ही के रूप में प्रेजेंट करता था या सिपाही सालार के रूप में, इसीलिए हम इसको फाउंडर कहते हैं, प्रथम सुल्तान नहीं कहते हैं। 5 राजवंश यहाँ मिलते हैं हमको दिल्ली सल्तनत में, जिनको हमको देखना है। एक गुलाम वंश, ऐबक जिसे लेकर आया। देन खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी इसको लेकर आया। देन तुगलक वंश, जिसको गयासुद्दीन तुगलक लाया। देन सैयद वंश, खिजर खां के द्वारा। एंड देन वी हैव द लोधी डायनेस्टी, जिसको बहलोल लोधी लाया। और लोधी वंश इन 5 में इकलौता है जो तुर्क नहीं थे, अफगान वंश को बिलोंग करते थे। तो चलिए अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद क्या हुआ। अब इनका कोई उत्तराधिकारी या पुत्र तो था नहीं, और ये बड़ी मात्रा में अपने साथ दासों को रखते थे, जिनके ये अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर देते थे। और इन्हीं दासों में इनका सबसे प्रिय दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको भारत के प्रांतों की जिम्मेदारी दी गई थी। और लाहौर के नागरिकों के अनुरोध पर जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो इन्होंने लाहौर से ही शासन करना आरंभ कर दिया और गुलाम वंश की नींव डाली। और इसी युग को हम कहते हैं सल्तनत युग की शुरुआत। इसमें गुलाम वंश सबसे पहला है, जिसको इलबारी वंश या मामलुक वंश भी कहते हैं। कई महत्वपूर्ण शासक हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह इनके पुत्र, इल्तुतमिश, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, 1210 से 36। देन रज़िया सुल्ताना इन्हीं की पुत्री, टाइम पीरियड कम है लेकिन भारत की पहली महिला शासिका। देन नासरुद्दीन महमूद और बलबन। बलबन का टाइम पीरियड एक तरह से नासरुद्दीन महमूद के ही समय शुरू हो गया। हालांकि ये इल्तुतमिश के ही गुलाम थे, लेकिन बाद में जाके स्वतंत्र शासक बने। ये हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं गुलाम वंश या इसे इलबारी वंश भी जो कहते हैं। इलबारी इसलिए कहते हैं क्योंकि बलबन और जो इल्तुतमिश थे वो इलबारी वंश के थे। इसके बारे में हमको क्या जानना है। या मामलुक वंश, देखिए, एक तो सभी जितने भी शासक थे सभी गुलाम वंश के सुल्तान थे। देन लगभग सभी शासकों ने खुद भी अलग अलग राजवंशों की स्थापना की है। जैसे ऐबक ने कुतुबी वंश चला दिया, इल्तुतमिश ने शमसी वंश चलाया है, और बलबन ने बलबनी वंश चलाया है। इसलिए कहते हैं कि इन सबको, इन तीनों को छोड़कर बाकी लोगों को गुलाम वंश में कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार अजीज़ अहमद इन्हें आरंभिक तुर्क कहते हैं। दरअसल उस समय आरंभिक तुर्कों को मामलुक भी कहा जाता था। मामलुक का मतलब होता था स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, मतलब ऐसे दास जिनके माता पिता तो स्वतंत्र थे लेकिन वे स्वयं बाद में जाकर किसी के दास बन गए, इसलिए इन्हें मामलुक सुल्तान भी कहा जाता है। अब इन मामलुक सुल्तानों में सबसे पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपको पता है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इसका टाइम पीरियड काफ़ी कम है, 1206 से 10। इसको याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ तुर्क स्टेट इन इंडिया भी कहते हैं। भारत में इसने तुर्क राज्य की स्थापना की, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो बाहर से शासन करता था। साम्राज्य विस्तार इसने ना के बराबर किया है, लेकिन उसका सुदृढ़ीकरण ज़रूर किया, उसको मजबूत बनाने में इसका योगदान है। एक बात और, ये पहला तुर्क शासक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, लेकिन सुल्तान नहीं, क्योंकि मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। सिंहासन पर बैठने के बाद इसने सुल्तान की गद्दी नहीं ली, पदवी नहीं ली, एंड देन अपने आप को ये मलिक या कमांडर इन चीफ या सिपाह ए सालार कहता है। अपने नाम का खुतबा जरूर पढ़वाता है और सिक्के भी चलवाता है। हालांकि कालांतर में जाके जो मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन था, उसने इसको सुल्तान मान लिया था।
और आगे जाकर 1208 के आसपास इसको दास्ता से मुक्ति भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी इसने सुल्तान की पदवी नहीं ली और कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता भी नहीं है। ऐबक के बारे में एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जैसे इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। याद रखिएगा, ये लाहौर से ही शासन करता था, क्योंकि रीज़न ये था कि नॉर्थ वेस्ट पर इसको बराबर नज़र रखनी थी, चाहे वो मंगोल अटैक हो या चाहे याल्दौज या कुबाचा का खतरा हो, जो इसके पैरेलल गुलाम थे दूसरे। लाखबख्श की उपाधि इसको मिली, इसको लाखबख्श कहते हैं इतिहासकार, क्योंकि लाखों का दान देता था और इसकी उदारता के कारण, इसके काइंड नेचर के कारण। दो प्रसिद्ध इतिहासकार इसके दरबार में रहे हैं, हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन मुदव्विर। मुदव्विर इनका नाम है। ये दो प्रसिद्ध इतिहासकार इनके दरबार में रहे हैं। इसी क्रम में एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट, ये एग्ज़ाम में पूछा है। कुतुब मीनार की नींव इन्होंने रखी। इल्तुतमिश ने हालांकि इसको पूरा ज़रूर करवाया, लेकिन अगर पूछता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो याद रखिएगा दिल्ली में ऐबक ने, अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इनकी मेमोरी में इसने इसकी नींव रखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने बाद में इसमें 2 और फ्लोर जुड़वा दिए थे। देन 1210 में चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में। चौगान यानी पोलो, घोड़े पे जो खेला जाता है, उस पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद इनका जो उत्तराधिकारी बना वो इल्तुतमिश, लेकिन आसानी से नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश याद रखिएगा इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी था, तो डायरेक्ट गद्दी पर इसका अधिकार नहीं था। हालांकि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला तुर्क शासक इल्तुतमिश ही था और ये स्वयं एक किलबारी तुर्क था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के समय जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का गवर्नर था, और उस समय गद्दी मिली आराम शाह को, जो कि ऐबक का पुत्र था, ऐबक का सन था। तो इल्तुतमिश ने पहले आराम शाह को हराया, उसके बाद गद्दी ली। टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है, 1210 से 36, और इस दौरान ये काफ़ी काम करते हैं, इसलिए इनको वास्तविक शासक भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, फाउंडर भी। जैसे सुल्तान की पदवी लेते हैं और इस गद्दी को वंशानुगत बना देते हैं कि अब मेरे ही वंश का अगला कोई इस गद्दी पर बैठेगा। और 1206 में इनको याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने मरने से पहले दासता से भी मुक्त कर दिया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब खोखरों से लड़ रहा था या तराइन का दूसरा युद्ध लड़ रहा था, तो इल्तुतमिश की वीरता से बहुत इम्प्रेस हुआ था। 1221 में एक महत्वपूर्ण घटना भी इनके समय होती है, जब चंगेज़ खां एक मंगोल अटैकर था, वो ख्वारिज्म के लास्ट किंग जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ भारत की तरफ बढ़ा, और जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध की तरफ आ रहा था, तो चंगेज़ खां भी पीछा करता हुआ वहीं आ गया। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, और इस तरह से चंगेज़ खां ने भी भारत पर आक्रमण नहीं किया और दिल्ली सल्तनत मंगोलों के आक्रमण से बच गई। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नहीं तो आज हम लोग चीनी साहित्य पढ़ रहे होते। खैर, 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से यह अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित करवाता है, यानी सनद ले लेता है। और खलीफा से सनद लेने का मतलब था अपने आप को शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक बना लेना। ये इसका एक अचीवमेंट था। देन इसने एक तुर्काए चहलगामी नाम का संगठन भी बनाया। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसको चालीसा या 40 अमीरों का समूह कहते हैं। कई लोग इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं, लेकिन ये मंत्री परिषद नहीं था, याद रखिएगा। इसके 40 विश्वासपात्र गुलामों का दल था। इसका उद्देश्य था बनाने का कि विरोधी सरदार जो इसके दरबार में बैठते हैं, उनको इस तुर्काए चहलगामी के माध्यम से वो डोमिनेट कर सके। आगे बढ़ते हैं, ये तुर्काए चहलगामी याद रखिएगा। देन इसके बाद 1230-31 में ये बंगाल को जीत लेता है, और अवध में इसी समय पिर्थू का विद्रोह भी होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि पिर्थू का विद्रोह किसके समय हुआ था, तो आप इल्तुतमिश याद रखिएगा। 1234-35 में
इन्होंने उज्जैन पर भी आक्रमण किया था और महाकाल का जो मंदिर है उसे भी लूटा था। कहते हैं तुर्कों ने उसको लूट लिया था और ध्वस्त भी किया था। इन्होंने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता मतलब ठेके पे लगान देने की व्यवस्था। इक्ता एक भूमि होती थी जो ज़मींदारों को राजस्व वसूलने के लिए दे दी जाती थी और बदले में ज़मींदारों को, सुल्तान को टैक्स देना होता था। अब ये उद्देश्य क्या था इक्ता लाने का? बहुत ही सिंपल सा था। सामंतवादी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, अब सामंत अपनी ज़मीन खुद रखता था, किसानों से लगान वसूलता था, राजा को दे ना दे उस पर कोई पाबंदी तो थी नहीं, कोई प्रोहिबिशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब इक्ता भूमि आपको दी जाएगी लगान वसूलने के लिए, तो उसमें से लगान वसूल के आपको कहाँ पहुँचाना है? सुल्तान के पास। इसका एक दूसरा भी पर्पस था कि जितने भी दूरस्थ क्षेत्र थे दिल्ली से, चाहे बुंदेलखंड हो, जैन हो, राजपूताना हो, वहाँ पर तुर्क सामंत या तुर्क जो सरदार हैं उनकी पहुँच हो और वो दिल्ली के नियंत्रण में आ जाएं। मुद्राओं में भी सुधार करता है। याद रखिएगा, पहला तुर्क रूलर था जो शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाता है। चांदी का टंका भी इसने चलाया, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में पूछता है अक्सर, याद रखिएगा। और इसने तांबे का एक जीतल भी चलाया था। अब तीनों काम कर लिए, अपना एक्सपेंडेशन भी किया, देन अपना खुतबा भी पढ़वा लिया, देन खलीफा से सनद ले ली और सिक्के भी चला दिए। इसीलिए ईश्वरी प्रसाद इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। याद रखिएगा, इल्तुतमिश के शासन का जो आधार था वो था विदेशी मुसलमान। मतलब इसने सिर्फ देशी मुसलमानों को ही यहाँ जगह नहीं दी दरबार में, बाहर के तुर्क, अरबी सभी मुसलमान इसके दरबार में बैठते थे। एक बात और बताता चलूँ विदेशी मुसलमानों से, याद आया मुझे, ये तुर्काए चैलगामी जो थी ना, बलबन भी इसमें शामिल था। मतलब बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। मिन्हाजुद्दीन सिराज एक इतिहासकार हुए हैं, वो इसके दरबार में थे। यूपीपीएससी में अक्सर पूछता है। मिन्हाजुद्दीन सिराज इसके दरबार में थे। इल्तुतमिश ने एक नया कार्य भी शुरू किया। इसने उत्तराधिकार के नियम को भी बदल दिया था और ज्येष्ठ पुत्र जो एल्डर सन होता था, इसको गद्दी मिलती थी, उसको किनारे करके इसने अपनी पुत्री रजिया को गद्दी पर बिठाया। लेकिन 1240 में जब इल्तुतमिश की डेथ होती है 1240 ईस्वी में, तो रजिया को गद्दी नहीं मिली। रुकनुद्दीन फिरोज़ को शासक बनाया गया। तो रजिया ने गद्दी कैसे प्राप्त की और रजिया के बाद कौन आया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ दो बातें याद रखना है, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, लेकिन प्रथम शासक ऐबक है और प्रथम सुल्तान हम मोहम्मद गौरी को मानते हैं। दूसरी चीज़, इसने जो सिक्के चलाए हैं, एक बात और बताता चलूँ, उसमें अपना नाम तो छापा ही था, रजिया का भी नाम उल्लेखित करवाया था। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं जब हम रजिया और बलबन के बारे में जानेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सजेशन इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।